हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है कि दिमाग कभी कभी थका हुआ सा लगता है। जैसे किसी एक चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, या फिर छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं, जैसे चाबियां कहाँ रखी। बिल्कुल, ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं। हाँ, ब्रेन फॉग। तो सवाल ये है कि क्या हम इसके बारे में सच में कुछ कर सकते हैं, मतलब बिना घंटों मेडिटेशन किए या कोई महंगी दवा लिए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो का स्रोत है जो दिमाग को तेज रखने के कुछ बहुत ही मजेदार और अनोखे तरीके बताता है। और अच्छी बात यह है कि ये वो पुरानी बातें नहीं है, जैसे गहरी सांस लो या बादाम खाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई एक्सरसाइज असल में काम कैसे करती हैं और हमारी एकाग्रता और याददाश्त को कैसे बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो स्रोत की शुरुआत ही एक सीधी चुनौती से होती है। ये कहता है कि आगे बढ़ने से पहले चलो दिमाग का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अच्छा। पहली तकनीक है शुल्टे टेबल। इसमें एक ग्रिड में 1 से 25 तक नंबर बिखरे होते हैं और काम यह है कि बीच के नंबर पर फोकस करके 1 से 25 तक सारे नंबर क्रम में ढूंढने हैं। और वो भी टाइम लिमिट में, है ना? हाँ, सिर्फ 30 सेकंड में। ये एक तरह की दिमागी दौड़ है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है। ये असल में हमारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड है ना, उसको ट्रेन करता है। और इससे भी जरूरी, ये हमारे पेरिफेरल विजन को मजबूत करता है। पेरिफेरल विजन मतलब जो साइड में दिखता है? हाँ बिल्कुल, सीधे देखे बिना किनारों पर क्या हो रहा है उसे समझने की क्षमता। ये ड्राइविंग से लेकर खेल तक हर जगह काम आती है। ये तो सही है। और इसके लिए एप्स भी हैं शायद? हाँ, कई वेबसाइट्स और एप्स भी मौजूद है, तो इसे आसानी से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। बिल्कुल। अब एक और अभ्यास है जो सुनने में तो बच्चों का खेल लगता है, पर है नहीं। मल्टी कलर टेक्स्ट। अच्छा, ये तो मेरा फेवरेट है। इसमें स्क्रीन पे रंगों के नाम लिखे होते हैं, पर अलग स्याही के रंग में। जैसे लाल शब्द नीले रंग से लिखा होगा। और चैलेंज ये है कि आपको शब्द पढ़ना नहीं है, बल्कि उस स्याही का रंग बोलना है। हाँ, मैंने कोशिश की और शुरू में दिमाग एकदम अटक जाता है। अटकना स्वाभाविक है। इसे साइंस में स्ट्रूप इफेक्ट कहते हैं। स्ट्रूप इफेक्ट? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आपके दिमाग में 2 कर्मचारी हैं। एक का काम है शब्द पढ़ना, दूसरे का काम है रंग पहचानना। ओके। दोनों अपना काम बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन इस टेस्ट में आप दोनों को एक ही समय पर एक उलझा हुआ काम दे देते हैं। अच्छा। अब उनके बीच तालमेल बिठाने में जो मेहनत लगती है, वही तो दिमाग की कसरत है। वाह, मतलब दिमागी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। हाँ बिल्कुल। और इसका फायदा सीधा है, बेहतर एकाग्रता और एक काम से दूसरे पर स्विच करने की क्षमता का विकास। ये तो कमाल है। इसी श्रेणी में एक और मजेदार चीज है, ब्लाइंड फोल्ड नाउ, यानी आंखें बंद करके कोई छोटा मोटा काम करना। जैसे आंखें बंद करके कागज पर अपना नाम लिखना या एक गोला बनाना। स्रोत तो ये भी कहता है कि आंखें बंद करके फोन पर टाइप करने की कोशिश करें। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। हम अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। हाँ, ये तो है। जब हम उन्हें आराम देते हैं तो हमारे दूसरे सेंस, खासकर स्पर्श और गति को महसूस करने की हमारी क्षमता, वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इसे सेंसरी मोटर अवेयरनेस कहते हैं शायद। बिल्कुल। जब दिमाग को ये अनुमान लगाना पड़ता है कि आपका हाथ कहाँ है और उसे कहाँ ले जाना है, तो वो याददाश्त को एक अलग और मजबूत तरीके से एनकोड करता है। अच्छा, तो इसलिए ये अभ्यास चीजों को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करता है। एग्जैक्टली। दिमाग को सीधा चैलेंज करना तो समझ में आता है, लेकिन स्रोत में एक और दिलचस्प बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या? कि हम अपने हाथों से भी दिमाग की कसरत करवा सकते हैं। इसका क्या कनेक्शन है? अरे ये तो बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। हमारा दिमाग और हाथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ। स्रोत में पहला उदाहरण है ओके एंड पीस साइन। इसमें एक हाथ से ओके का चिन्ह बनाना है और दूसरे से पीस का, फिर तेजी से इन चिन्हों को बदलना है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन वाला गेम। हाँ, जब हम 2 अलग-अलग हाथों से एक साथ 2 अलग-अलग काम करते हैं तो दिमाग के दोनों हिस्सों मतलब लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। ओके। तो ये उनके बीच के तालमेल को मजबूत करता है। अच्छा, लिस्ट में अगला वाला तो मुझे मजाक जैसा लग रहा है। कौन सा? सिर्फ मुट्ठी भींचना। ये कैसा दिमागी व्यायाम हुआ? ये तो हम अक्सर गुस्से में या कुछ सोचते हुए यूं ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है और यही इसकी खूबसूरती है। कैसे? ये दिखता साधारण है, पर इसके पीछे का विज्ञान बड़ा मजेदार है। स्रोत में मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का हवाला दिया गया है।
उन्होंने पाया कि अगर आप कोई नई जानकारी सीखते समय अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को लगभग 90 सेकंड तक भींचते हैं। 1 मिनट, क्या मतलब अगर मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे पढ़ते समय दाहिनी मुट्ठी भींचनी चाहिए? बिल्कुल। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जब आपको उस जानकारी को याद करना हो, यानी परीक्षा देते समय, हाँ, तब अगर आप अपने बाएं हाथ की मुट्ठी भींचते हैं तो मेमोरी रिकॉल यानी याद करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। सच में? ये तो एक तरह का बायोलॉजिकल शॉर्टकट जैसा लग रहा है। आप कह सकते हैं। हमारा शरीर और दिमाग जितना जुड़ा हुआ है, हम अक्सर भूल जाते हैं। ये उसी कनेक्शन का एक छोटा सा पर बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये तो कमाल का हैकिंग टूल है। ओके, अब जो अगला अभ्यास है वो मैंने अभी बात करते करते करने की कोशिश की और मैं बुरी तरह फेल हो गई। एक हाथ से हवा में गोला और दूसरे से उसी समय ट्रायंगल बनाना। मेरा दिमाग एकदम जैम हो गया। हाँ, होता है। पर ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये आपके दिमाग के बने बनाए न्यूरो पैटर्न को तोड़ता है। न्यूरो पैटर्न? हाँ, हमारा दिमाग अक्सर एक ढर्रे पर, एक पैटर्न पर चलता है। जब हम उसे ऐसा कोई काम देते हैं जो उसने पहले कभी नहीं किया, तो उसे नए कनेक्शन, नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। हाँ, अच्छा, इसी को दिमाग की प्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी नई चीजें सीखने और बदलने की क्षमता। ये व्यायाम सीधे तौर पर उसी क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। उल्टे हाथ से ब्रश करना या लिखने की कोशिश करना, मैंने ये पहले भी सुना है, पर क्या यह सच में दिमाग पर कोई गहरा असर डालता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक मजेदार एक्टिविटी से कहीं ज्यादा है। सोचिए, जब आप अपने डोमिनेंट हैंड से ब्रश करती हैं, तो आपका दिमाग ज्यादातर ऑटोमेटिक मोड पर होता है। सही बात है, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल करती हैं, दिमाग को हर छोटे मूवमेंट के लिए ध्यान देना पड़ता है। हर हरकत के लिए उसे सचेत रहना पड़ता है। हाँ, मैंने एक बार कोशिश की थी और टूथपेस्ट ब्रश पर कम और सिंक में ज्यादा गिरा था। लेकिन ये बात सही है कि उस 2 मिनट के लिए मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर था। ठीक यही पॉइंट है। ये दिमागी भटकाव को कम करता है और फोकस बढ़ाता है। स्रोत के अनुसार ऐसा नियमित रूप से करने से दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं और शरीर मन का कनेक्शन मजबूत होता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं गेम्स की। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि गेम्स खेलना समय की बर्बादी है, लेकिन स्रोत कहता है कि सभी गेम्स बुरे नहीं होते। बिल्कुल नहीं। कैंडी क्रश जैसे एडिक्टिव गेम्स जो बिना सोचे समझे खेले जाते हैं, वो शायद उतने फायदेमंद ना हो। लेकिन स्रोत में सुडोकू, जिक्सॉ पजल, शतरंज और क्रॉसवर्ड जैसी पहेलियों का जिक्र है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये दिमागी कसरत है। शतरंज का खास तौर पर जिक्र है। हाँ, क्योंकि वो रणनीति, योजना और दूरदर्शिता सिखाता है, जो ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने में मदद करता है। और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स भी हैं। स्रोत में ब्रेनगिल और lumosity.com का भी जिक्र है। हाँ, यहाँ तक कि वर्डल जैसा लोकप्रिय गेम भी इसी श्रेणी में आता है, जो रोज दिमाग को एक छोटी और मजेदार चुनौती देता है। हाँ, और इन खेलों का मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद लेना है जिसमें दिमाग को समाधान खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इन सभी अभ्यासों का निचोड़ क्या है? स्रोत कहता है कि हमारा दिमाग ज्यादातर समय ऑटो पायलट मोड पर चलता है। हाँ, सुबह उठना, ब्रश करना, ऑफिस जाना, सब कुछ लगभग बिना सोचे समझे आदतन होता है। और जब हम इस पैटर्न को तोड़ते हैं, तभी दिमाग के सभी हिस्से सक्रिय होते हैं। और इस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता को थोड़ा कम करना। पर क्या आज के जमाने में ये मुमकिन है? और क्या ये हमें धीमा नहीं कर देगा? जैसे छोटे से हिसाब के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करना ज्यादा तेज है। ये एक बेहतरीन सवाल है। वो उस काम के लिए कुशल है, लेकिन आपके दिमाग के लिए नहीं। मतलब? इसे ऐसे देखिए, आप किसी बिल्डिंग में तीसरे माले पर जाने के लिए सीढ़ियां भी ले सकते हैं और लिफ्ट भी। ठीक है। लिफ्ट ज्यादा तेज और कुशल है, लेकिन आपके शरीर की कसरत तभी होगी जब आप सीढ़ियां लेंगे। वाह, ये एक बेहतरीन नजरिया है। कैलकुलेटर और गूगल हमारे दिमाग के लिए लिफ्ट की तरह हैं। वे हमें मंजिल तक तो पहुंचा देते हैं, पर दिमागी कसरत का मौका छीन लेते हैं। तो स्रोत सुझाव देता है कि छोटे मोटे हिसाब दिमागी तौर पर करें। हाँ, और अगर किसी हिंदी शब्द का अंग्रेजी अनुवाद याद नहीं आ रहा, तो तुरंत गूगल करने के बजाय 1 मिनट रुककर खुद याद करने की कोशिश करें। सही है। इसी से जुड़ा एक और अभ्यास है परिवार और दोस्तों के फोन नंबर याद रखने की कोशिश करना। पहले हमें दर्जनों नंबर याद रहते थे। अब तो शायद अपना भी मुश्किल से याद हो। बिल्कुल।
ये न केवल याददाश्त को बेहतर बनाता है बल्कि किसी आपात स्थिति में भी काम आ सकता है। स्रोत में लिस्ट बनाने के बारे में भी एक दिलचस्प बात है। हम सब लिस्ट बनाते हैं। स्रोत ये नहीं कहता कि लिस्ट बनाना बंद कर दें, बल्कि लिस्ट बनाएं, लेकिन दुकान पर पहुंचकर उसे तुरंत देखने के बजाय पहले खुद से याद करने की कोशिश करें कि लिस्ट में क्या क्या था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है। हर बार जब हम खुद याद करने की कोशिश करने के बजाय बाहरी साधनों का सहारा लेते हैं तो हम अपने दिमाग को एक मौका देने से चूक जाते हैं। एग्जैक्टली। स्रोत के अनुसार ये छोटी छोटी आदतें दिमाग की मेमोरी मसल्स को सक्रिय रखती हैं और हम ऑटो पायलट पर जीने के बजाय अधिक सचेत और प्रभावी बनते हैं। तो आज हमने देखा कि दिमाग कोई फिक्स चीज नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है। हाँ, जिसे ट्रेन किया जा सकता है। और हमने इसे रोज जिम ले जाने के कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीकों पर नजर डाली। लगातार दिमागी चुनौती जैसे शुल्टे टेबल, हाथों के नए तरीकों से इस्तेमाल जैसे वो मुट्ठी वाला बायोलॉजिकल शॉर्टकट, अपने गैर प्रमुख हाथ का उपयोग करना, रणनीति खेल खेलना और अंत में ऑटो पायलट मोड को तोड़ना। इन सभी अभ्यासों का मूल सिद्धांत एक ही है, दिमाग को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। जब दिमाग को कुछ नया या चुनौतीपूर्ण काम मिलता है तो वो मजबूत होता है, ठीक वैसे ही जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा की और कौन सी ऐसी छोटी सी आदत है जिसे बदलकर दिमाग को एक नई चुनौती दी जा सकती है। शायद सिर्फ ऑफिस जाने का रास्ता बदलना भी एक शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। या फिर अपनी घड़ी को दूसरी कलाई पर पहनना। कोई भी छोटा बदलाव जो आपके दिमाग को ऑटो पायलट से हटाकर मैनुअल मोड में ले आए, एक अच्छी शुरुआत है।